हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की कक्षाएं शुरू की हुई हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारी जियोग्राफी की। इंडियन जियोग्राफी देख रहे हैं हम, भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल पढ़ रहे हैं, कौन सा भूगोल? भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी हम देख रहे हैं। और इंडियन जियोग्राफी में हमने हिमालय शुरू कर दिया था, हिमालय पढ़ लिए थे और द्वीप भी पढ़ लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बृहत मैदान, हमें देखना है। आज हमारा जो टॉपिक है बृहत मैदान। बृहत मैदान, बृहत मैदानों के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो जाके जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाके पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा और पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इस क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी? बृहत मैदान की। तो बृहत मैदान को सबसे पहले हम क्या, सिंधु गंगा का मैदान, जो बृहत मैदान है, हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु गंगा, सिंधु गंगा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु गंगा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है हमारा कौन सा? बृहत मैदान। ठीक है, ये याद रखिएगा, हम इसको सिंधु गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसको जानते हैं, बृहत मैदान को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन नदी हैं जिनका श्रृंखला का ये सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है, हिमालय है, जैसे हमने देखा था कि ये हमारा हिमालय वाला पार्ट हो गया। हिमालय के बाद जो है ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये हमारा कहलाता है बृहत मैदान कहलाता है। तो इसी बृहत मैदान में इसे हम सिंधु गंगा का मैदान के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ तीन नदी श्रृंखलाएं मिलती हैं, सिंधु गंगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का ये श्रृंखला मैदान है। ठीक है, नदी श्रृंखला का मैदान है। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ से कि जो बृहत मैदान है, इस बृहत मैदान में तीन प्रमुख नदियां हमें दिखे थे, इन्हीं के नाम पर हमने मैदान को बांटा हुआ है। जो हमारा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हमारा सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है, और ये जो मैदान फैला हुआ है ये कहां से कहां तक है? तो ये हिमालय पर्वत के समांतर फैला हुआ है। देखिए, हिमालय पर्वत है और इसके समांतर ही ये फैला हुआ है। तो ये क्या है? हमारा हिमालय पर्वत के समांतर, हिमालय पर्वत के समानांतर जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला है। ठीक है, कहां तक? असम तक फैला है। तो इस मैदान का विस्तार याद रखिएगा कि इस मैदान का विस्तार कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर से लेके असम तक ये मैदान आपका फैला हुआ है। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 7 लाख आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर मैदान का हम क्षेत्रफल देखें तो मैदान का हमारा क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये हमारा मैदान। तो याद रखिएगा, बृहत मैदान को हम सिंधु गंगा के मैदान से नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी श्रृंखला का यहाँ सबसे बड़ा मैदान मिलता है और ये हिमालय पर्वत के समांतर कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके असम तक फैला हुआ है। और इसका क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है हमको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस मैदान की देखिए, ये सबसे बड़ा मैदान है और उपजाऊ मैदान भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कृषि है वो बहुत ज्यादा विस्तार में यहाँ पर होती है। ठीक है, ये मैदानी भाग है। यहीं पर आप देखेंगे जैसे कि जो आपका गेहूं का उत्पादन है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, चावल का उत्पादन है तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल। तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर कृषि जो है, कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मिलती है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे हम देखेंगे बृहत मैदान की कुछ आपकी प्रमुख नदी। तो प्रमुख नदी अगर हम देखेंगे ना तो हमें मिलेगी प्रमुख नदी सिंधु
और कौन सी है, गंगा। गंगा सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। गंगा जो है ये सबसे प्रमुख नदी है क्योंकि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। और भारत की भी देखेंगे तो सबसे लंबी नदी हमें यही दिखाई देखने को मिलती है। तो गंगा और सिंधु जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जैसे देखेंगे तो ब्यास है, यमुना है, सतलज है, चिनाब है। ये कई सारी नदियां जो हैं यहाँ उप सहायक के रूप में यानी हैं, ठीक है। अब हम मैदान को जो है, अब हम देखेंगे मैदान को 4 भागों में, हम इसको क्या करेंगे मैदान को 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे, तो पहला है हमारा भाबर। बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला है हमारा भाबर क्षेत्र, ठीक। दूसरा है हमारा तराई क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है हमारा बांगर क्षेत्र। चौथा है हमारा खादर क्षेत्र, ठीक है। ये याद रखिएगा कि बृहद मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है, तो बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, तो भाबर, तराई, बांगर एवं खादर, ठीक है। अब हम देखेंगे इनको थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं कि अलग अलग क्या है। तो जो भाबर क्षेत्र है ये हिमालय से सटा हुआ भाग है। और ये कैसे होते हैं, तो यहाँ हमें कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं, तो हम इसे कंकड़ पत्थर वाला एरिया है हमारा, कंकड़ पत्थर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिमालय से सटा होने के कारण उसी के टूटे फूटे भाग जो है यानी चट्टानों के भाग हमें क्या दिखाई देते हैं, भाबर क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे जो हमारा अब अगला है तराई है। तो ये जो तराई है ये नवीन जो है कुल मिला के क्या होता है, ये दलदली मिट्टी वाला भाग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ से नदियां आती हैं, तो नदियां भाबर क्षेत्र में कंकड़ एवं पत्थर रहता है तो उनके बीच में चली जाती है। फिर अगला मैदान हमको क्या मिल जाता है, तराई क्षेत्र मिल जाता है। तो तराई क्षेत्र क्या होता है, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं दलदली भूमि वाला क्षेत्र, दलदली भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है बहुत ज्यादा दलदली भूमि मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि देखिए जब नदी आती है तो इस कंकड़ पत्थर में नीचे वो लुप्त हो जाती है और ये तराई वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर हमें ये मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, तो ये दलदली भूमि बन जाती है, ठीक है। और यहीं पर सबसे ज्यादा आपके देखेंगे तो कीड़े मकोड़े वाले प्रजातियां पाई जाएंगी, मच्छरें पाए, क्योंकि देखिए जो मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को जो आदर्श दशाएं चाहिए जीवित रहने के लिए, वो तराई क्षेत्र में हमारी ज्यादा मौजूद होती हैं। तो ये हमें याद रखिएगा कि जो है तराई क्षेत्र में ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कई जीवों का क्या होता है, विकास होता है। अब अगला देखेंगे कि बांगर क्षेत्र हमारा क्या होता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर क्या होता है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, ये उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी याद रहे, बांगर क्षेत्र जो होता है मैदानी भाग का, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है। या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले कभी नदी बहती होगी, तो नदी बहने के कारण जो भी कहने का मतलब गाद आ रहा है यानी जो निक्षेप आ रहा है, तो वो यहाँ पर पहले मौजूद था। अब नदी ने क्या किया, रास्ता बदल लिया। तो जो पुरानी मिट्टी है, पड़ी हुई वही मिट्टी है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, बांगर क्षेत्र नाम देते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, ये भी उपजाऊ होता है। अगला है हमारा खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र क्या होता है, तो खादर क्षेत्र याद रखिएगा ये नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। तो खादर को याद रखिएगा कि नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। नवीन मतलब बिल्कुल नया। मान के चलिए कि नदी जैसे आती है और नदी में जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी जो है वहां पर आपको क्या मिलेंगे
गाद मिलेगा, कुल मिला के मिट्टी मिलेगी, कटी हुई मिट्टियां मिलेंगी। और जब बाढ़ वो आती है तो वो नई मिट्टी लेके आती है। फिर जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो उसी मिट्टी को छोड़कर, वो नई मिट्टी को छोड़कर बाढ़ जो है नदी चली जाती है। तो वो जो नई मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है और ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन ये जो नवीन जलोढ़ मैदान है यानी खादर क्षेत्र, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो जो चावल और गेहूं के क्षेत्र, जो चावल और गेहूं है, इस क्षेत्र के प्रमुख फसल होते हैं। चावल व गेहूं इस क्षेत्र के प्रमुख फसल होते हैं। और इसी नवीन जलोढ़ मैदान यानी खादर क्षेत्र के आसपास आपको बहुत ही सघन आबादी दिखाई देगी। बहुत ही सघन आबादी, सघन आबादी मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमने बृहत मैदान को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में हमने बांटा। पहला क्षेत्र हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो था ये हिमालय से सटा हुआ भाग होता है, जो कंकड़ पत्थर से युक्त भाग होता है। दूसरा हमारा तराई क्षेत्र होता है, ये दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है। यहीं पर कई सारे कीट मकोड़े और जो अन्य छोटी छोटी प्रजातियां होती है, मच्छर वगैरह, इन सबके यहाँ पर जन्म लेने की आदर्श दशाएं हमें मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तराई वाले क्षेत्र में हमें आबादी जो है नहीं मिलती है। बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, यहाँ भी आबादी होती है, ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है। लेकिन जो खादर है ये नवीन जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर आपको जो है चावल गेहूं की उपयुक्त कृषि देखने को मिलती है। और ये जो होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे जो है कृषि के लिए बहुत ही अच्छे आदर्श कहने का मतलब उपयुक्त जगह होती है कृषि करने के लिए। तो ये हमने देखा, बृहत मैदान को हमने 4 भागों में बांट के देख लिया। चलिए, याद रखिए कि जो खादर मिट्टी, तो हर वर्ष देखिए जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो नई नई जो है मिट्टी आएगी और वो उर्वरता जो है लेके आती है। तो आपने जो है समझ लिया बृहत मैदान को हमने 4 भागों में बांट लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। जितना ज़्यादा आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमें ही मोटिवेशन पहुंचेगा और हम इस क्लास को कंटिन्यूअस करते चलेंगे। आइए, तो बृहत मैदान हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी अब हमें दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पठार को हमें पढ़ना है तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हम 3 पठारों से मिलकर मानते हैं। देखिए ये जो हमारा है ना, अगर आप देखेंगे भारत का जो नीचे वाला भाग है, जो हमारा त्रिभुजाकार है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय हम क्या बोलते हैं? उच्च भूमि बोला जाता है। तो इसी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हमें पढ़ना है। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हम 3 पठारों में बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है एक प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार भी है और हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। और ये 3 पठार हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए, पश्चिम में है हमारा मालवा का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार, ठीक है। दक्षिण में है हमारा, दक्षिण में हमारा दक्कन का पठार,
ठीक है। पूर्व में हमारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये हमने प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा है। पश्चिम में है हमारा मालवा का पठार, दक्षिण में है हमारा दक्कन का पठार और पूर्व में है हमारा जो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मालवा का पठार है इसके बारे में थोड़ा सा। तो मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। जो मालवा का पठार है ये हमारा, इसकी हम औसत ऊंचाई देखेंगे। औसत ऊंचाई हमारी कितनी है इसकी? 500 मीटर। कितनी है? तो जो मालवा का पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई हमारी 500 मीटर है। और ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो आपका मालवा का पठार है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है। याद रखिएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में हमारा जो है मालवा का पठार फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर है। ठीक है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र की हमारी प्रमुख नदी कौन सी है? तो मालवा के पठार की प्रमुख नदी, ठीक है, प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी हमारी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। आपने इस क्षेत्र का नाम भी सुन रखा होगा, चंबल क्षेत्र। चंबल के जो डाकू हुआ करते थे वो बहुत ही फेमस हुआ करते थे। ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? एक ये लंबा त्रिभुजाकार भाग है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार ये कैसा भाग है? ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार भाग है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये आपका भारत वाला इस वाला क्षेत्र है, तो ये जो दक्कन का पठार है, तो ये दक्कन का पठार हमारा कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। यह विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। यह विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है। ठीक है। तो दक्कन के पठार के बारे में याद रखिएगा कि यह त्रिभुजाकार भाग है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो है आपका विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, जो कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा तथा नर्मदा। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। जैसे जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी के बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण भारत, या आप इसे दक्षिण भारत कहिए, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। ठीक है। नर्मदा के बारे में याद रखिएगा, भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब कि जो दो घाटियां आपकी क्या है, ऊपर उठी हुई हैं और एक घाटी नीचे बनी हुई है, तो उस घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और साथ ही साथ इसके बारे में, नर्मदा के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली
सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? तो नर्मदा है। इसके बारे में याद रखिएगा। जैसे देखिए नर्मदा के बारे में मैंने 2 पॉइंट आपको बताया कि पहला है भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। गोदावरी के बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये दक्कन के पठार के बारे में हमने जो है जाना। अब हम देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार के बारे में क्या है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। इसका अधिकांश भाग देखेंगे ना, तो इसका अधिकांश भाग हमको कहां मिलेगा? अधिकांश भाग झारखंड में। कहां? अधिकांश भाग झारखंड में हमें मिलता है। ज्यादातर भाग हमें जो छोटा नागपुर पठार का है वो हमें कहां देखने को मिलता है? तो वो हमें झारखंड में देखने को मिलता है। और देखेंगे तो ये उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है। जो रांची का पठार है वो इसी का भाग है। आपने रांची के पठार के बारे में सुन रखा होगा, तो रांची का पठार इसी के अंतर्गत आता है। रांची का पठार इसी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि रांची का जो पठार है वो किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत आता है, किस? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत है। ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका धातु एवं कोयले का भंडार है। छोटा नागपुर पठार आप देखेंगे ये झारखंड में, और झारखंड से ही हमें सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसके लिए फेमस है? धातु अयस्क तथा कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो अब हमने देखा प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि थी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हमने जाना और समझा। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि हमने देखा कि इसकी 3 पठारों में हम इसको बांटते हैं। पश्चिम में मालवा का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, और हमने सबके बारे में थोड़ा सा अलग अलग जाना। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैदान के बारे में। ठीक है। हमारा जो बच रहा है, सॉरी मैदान कह रहे हैं, भारतीय तट बच रहे हैं। हमने देखिए सबसे पहले हमने हिमालय को पढ़ा। हिमालय को पढ़ने के बाद हमने जो है द्वीप समूह पढ़े। द्वीप समूह के बाद हमने किसको पढ़ा? तो बृहत मैदान को पढ़ा। बृहत मैदान के बाद हमने किसको पढ़ लिया? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हमने पढ़ लिया। अब हम किसको देख लेते हैं? तो हम भारतीय तटों को देख लेते हैं। ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लासों का। और हमारी जो जीएस की क्लास है ये डेली जो है चल रही है, शाम को 9 बजे आपको जो है ये क्लास मिलती है। और हमारा जो शेड्यूल है क्लासों का, मंडे और ट्यूजडे को हमारी पॉलिटी चलती है, वेडनेसडे और आपका जो थर्सडे है वो आपका जियोग्राफी चल रहा है, फ्राइडे और सैटरडे को आपकी क्या चल रही है? हिस्ट्री चल रही है, और संडे को हम क्या चला रहे हैं? साइंस की क्लास चला रहे हैं, रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो अब हम देखते हैं भारतीय तट। भारतीय तट, तो भारतीय जो तट हैं ये हमें 2 दिखाई देखने को मिलता है। एक है हमारा पूर्वी तट और एक है हमारा पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट की हम बात करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी तक है। बंगाल की
खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तक है। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट से लेके कहां तक माना जाता है, तो बंगाल की खाड़ी तक माना जाता है। ये दक्षिण में देखेंगे तो तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक। अगर राज्य में बात करेंगे तो ये कहां से, तमिलनाडु से दक्षिण में देखेंगे तो हमें तमिलनाडु मिलेगा। जैसे ये देखिए हमारा जो है मैदान, तटीय मैदान अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो यहाँ क्षेत्र तमिलनाडु से लेके और ये कहाँ तक है हमारा, तो बंगाल तक फैला हुआ है, तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, राज्यों में बात करेंगे तो तमिलनाडु से लेके ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इन्हीं तटीय मैदानों में हमें कुछ नदियां देखने को मिलती हैं। जैसे पूर्वी तटीय मैदान है तो महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों के क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बनाते हैं, जलोढ़ डेल्टा निर्मित हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, तो महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। कावेरी नदियों के जलोढ़ से, जलोढ़ यानी जलोढ़ से डेल्टा निर्मित है, डेल्टा निर्मित है। अब देखिए डेल्टा क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। तो डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा वो होता है जो नदियों का आखिरी पॉइंट होता है, नदियों के मुहाने पर, जो नदियां जहां पर खत्म होती हैं, तो जो भी वो निक्षेप लाती हैं, जो भी वो कचरा लाती हैं, जो भी वो गाद लाती हैं, उन सभी को वो अपने मुहाने पर क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। वही क्या बन जाता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा उठा हुआ भाग कठोर भाग हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, कि नदियों के मुहाने के निक्षेप पर मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है, यहां पर जो वर्षा होती है, ठीक है, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है आपका, इन क्षेत्रों पे दो प्रकार से वर्षा होती है। एक तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, उससे तो वर्षा होती है, साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून होता है। हम मानसून पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह मैदान, यह मैदान की जगह यह तट या क्षेत्र हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तट दो प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं, दो प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। कौन कौन से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे भी वर्षा मिलती है। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, वहां से भी ये वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जो है दोनों प्रकार के जो है आपका, दोनों प्रकार से वर्षा जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए ये हो गया। और जो कोरोमंडल तट है इसी का भाग है। ठीक है, जो हमारा कोरोमंडल तट है, हम इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। यहाँ पर तमिलनाडु के पास जो हमारा क्षेत्र है इसको हम कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदान का भाग है, पूर्वी तटीय मैदान का, पूर्वी तटीय मैदान का भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। तो ये रहा हमारा पूर्वी तटीय मैदान। आइए थोड़ी सी चर्चा हम कर लें पश्चिमी तटीय मैदान की। आइए, हमने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जाना, अब हम देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, मेरे साथ नोट करते चलेगा तो आपको भी मजा आएगा, आप भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आपका कहां से कहां तक विस्तारित है, तो ये गुजरात से लेकर, ठीक है, गुजरात से लेकर दक्षिण में कहां तक, केरल तक इसका विस्तार
है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है तो आप देखेंगे कि उत्तर में कहां से लेकर गुजरात से लेकर और ये दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है तो केरल के तट तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो बहने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये बहुत खास पॉइंट है कि इस क्षेत्र की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे हमने देखा कि जो आपका पूर्वी तटीय मैदान था वहां नदियां किसका निर्माण कर रही थी, डेल्टा का निर्माण कर रही थी। यहाँ क्षेत्र की जो नदियां हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है कि ये तीव्र ढाल इनका होता है और ये जब जाती है तो वहां खड्डे बना देती हैं, यहाँ डेल्टा नहीं बना पाती हैं। वही एस्चुरी हमारा जो खड्डा टाइप होता है, क्योंकि ये जो तटा होता है ये बहुत ही, कहने का मतलब लंबाई से भरा हुआ तट होता है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो और इस क्षेत्र की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जैसे ताप्ती, नर्मदा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बारे में हम देखें तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां ताप्ती एवं नर्मदा हैं। ठीक है, ताप्ती एवं नर्मदा हैं। ये तीव्र ढाल से बहती हुई पहुंचती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, उसकी जगह किसका निर्माण करती हैं, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यहीं पर हमें क्या मिलते हैं, कोंकण और मालाबार तट। ठीक है, कोंकण तथा मालाबार तट, कोंकण तथा मालाबार तट इसी क्षेत्र के तट हैं, इसी क्षेत्र के तट हैं। ये जो कोंकण जो आपका तट है ये हमें जो है मिलेगा, अगर आप गुजरात से नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें जो कर्नाटक वाले भाग में जो है देखने को कोंकण तट मिलता है। जो मालाबार तट है ये हमें केरल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो जो कोंकण है, मालाबार तट है, ये किसके भाग हैं, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। तो यहाँ से हमने देखिए तटीय मैदानों को भी हमने देख लिया। यहाँ पर हमने जो भारत को प्राकृतिक विभाजन में हमने बांटा था, हिमालय को हमने खत्म कर लिया, हिमालय के हमने भाग पढ़े, इसके बाद हमने द्वीप पढ़े, इसके बाद हमने बृहत मैदान पढ़ा, इसके बाद हमने प्रायद्वीपीय जो है आपका उच्च भूमि थे उसको पढ़ा, इसके बाद हमने तटों को भी पढ़ लिया। तो यहाँ से हमारा भारत का प्राकृतिक विभाजन जो है समाप्त होता है। अब हम कुछ और चीजों की श्रृंखला की शुरुआत करें, जो कुछ हम महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला बची हुई है उनकी शुरुआत कर सकते हैं, या अब हम थोड़ा सा विस्तार चर्चा करेंगे, अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, यहां से अब हम शुरुआत कर सकते हैं भारत के अपवाह तंत्र की, यानी अपवाह तंत्र का मतलब जो नदियां हैं, नदियों के बारे में अपवाह तंत्र यानी हमें पढ़ना है। तो नदियों का अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, दो प्रकार क्षेत्र की नदियां हम पढ़ेंगे, जैसे उत्तरी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो अपवाह तंत्र का रहेगा, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, बार बार आप चीजों को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, तो जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद ये क्लासें रहेंगी। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।